A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. In the last three videos, we discussed the chapter number 9, that is bills of exchange, and you can see that we discuss a lots of theoretical as well as a numerical topic of class 11th accountancy. If you want to revise all the topics at once, so we can see that the one by one chapters name. The chapter number 1, introduction to accounting. Chapter number 2 is a theory base of accounting, like a accounting principle, concept and convention. Number 3 will be a double entry system. Number 4 will be a general. Number 5 is a ledger. Number 6 is a trial balance. Number 7 is a depreciation. Number 8 is a bills of exchange, and number 9 is a bank reconciliation statement. So now we will move to the chapter number 10, that is rectification of error. So after the completed the general, ledger, trial balance, bank reconciliation statement, bills of exchange and depreciation, now we will move to the new topic. The new topic is rectification of error. What is rectification of error? You know very well, any accountant, when he records the transaction from the journal to the ledger, from the waste book to the journal to the ledger to the trial balance, so some kind of error are occurred by the accountant. So you know very well, accountant as a human being. accountant क्या होते हैं? ह्यूमन बींग ही तो होते हैं. सो हम जैसे सबसे इंसानों से गलती हो सकती है, वैसे अकाउंटेंट से भी गलती हो सकती है. कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि हमारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को इफेक्ट करते हैं. कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में इफेक्ट ही नहीं डालते. सो द न्यू टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. मींस यहाँ पे एरर दिया गया, मिस्टेक भी कह सकते हैं. व्हेन एनी अकाउंटेंट record the data from the waste book, from the journal to the journal to the ledger to the trial balance, some kind of error are occurred by the accountant. So first of all, every accountant have a responsibility to find out the error. यानी अकाउंटेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि एरर को फाइंड आउट करना. एरर है कहाँ, एरर हुई कैसे, एंड देयर आफ्टर उस एरर को फाइंड आउट करने के बाद उस एरर को क्या करना, रेक्टिफाई करना. सो इन दिस चैप्टर पे हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, एरर का मतलब क्या होता है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरर, कितने तरह के एरर्स होते हैं जो अकाउंटेंट से हो जाते हैं, चाहे जान के चाहे अनजाने में. सो द फर्स्ट पॉइंट विच आर कवर्ड इन दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज एरर and what are the types of the error. Third one is a nature of error. अब ये nature of error क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं. मींस ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करना मतलब कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनके होने से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई ना कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके होने से हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होता है. लेकिन कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जो हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करते. सो नेचर का अगर हम एक लाइन में बोले तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं, जो हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, और कुछ होते हैं इनइफेक्टिव होते हैं. लेकिन एरर तो एरर है, चाहे इफेक्टिव एरर हो चाहे इनइफेक्टिव एरर हो. हमें ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है जो कि फ्री फ्रॉम एरर हो, जिसमें कोई एरर ही ना हो. सो एरर समझना, एरर के टाइप्स को समझना, उनके नेचर को समझना, और नेचर को समझने के बाद फिर लास्ट में उन एरर को क्या करना, रेक्टिफाई करना. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट. और ये एरर जितना जल्दी लोकेट हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है. टाइप्स ऑफ एरर के बाद लोकेट ऑफ एरर मतलब उस एरर को ढूंढना. देखिए, बीमारी को जानना, बीमारी के टाइप्स को जानना, उसके नेचर को जानना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. उस बीमारी को खोज निकालना कि वो बीमारी आपके शरीर में है या नहीं है. सो जस्ट लाइक अ डॉक्टर, अकाउंटेंट भी क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का डॉक्टर होता है. उस डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी बीमारी है यानी एरर है, उस एरर को लोकेट भी करे. सो इन दिस चैप्टर
हम थ्योरेटिकली वे में भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली वे में भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे कि एरर होती क्या है, नंबर सेकेंड एरर कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर थर्ड एरर को हम कैसे खोज सकते हैं, उस एरर का क्या इफेक्ट है, कैसा नेचर है, वो इफेक्टिव एरर है या इनइफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब वो एरर हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन में या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में इफेक्ट करता है या नहीं करता है, और फिर लास्ट में उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना। और रेक्टिफाई करने का दो तरीका होता है, एक रेक्टिफाई ऐसा करें ताकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, और एक ऐसा होगा थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि कभी कभी हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे, जब हम उस बीमारी से दूर होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें तकलीफ होती है, तो कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जिनको रेक्टिफाई करते समय हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के जो डाटाज हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। So these are the basic thing regarding this chapter. The chapter is rectification of error. और आज हम इस चैप्टर की ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले तो देख लिया इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स क्वेश्चंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से फ्रॉम द 18th अगस्त से हम इस चैप्टर की पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। So let's we move to the first point of this chapter, that is errors. What is the meaning of error and what are the characteristics of error? हम कैसे पता करेंगे कि ये error की क्या नेचर है, उस error की क्या इंपॉर्टेंट बात है। So let's we move to the next topic, that is what do you mean by the error. So as you can see that on your screen as an image, the first topic of this chapter is introduction to error. As you can see that on your screen as an image, how we can detect the errors. Sometimes you can see that the very popular definition of the trial balance, you can see that trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy of transaction. Tallying or agreement of trial balance suggests that the recording, posting and balancing have been carried out correctly. यानी जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसका जो दोनों साइड है जब टोटल आ जाता है, द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द टोटल, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, यहाँ हमने रिकॉर्डिंग की है, पोस्टिंग की है, बैलेंसिंग की है, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? यानी इट मींस वी कैन से दैट अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इट मींस हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो फ्री फ्रॉम एरर है। However, its agreement does not been absolute proof of accuracy of accounting records. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारा अकाउंट, हमारा ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल कर जाए, हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये फ्री फ्रॉम एरर है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। सो ऐसा क्यों कहते हैं? बेसिकली जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ होता है। वो हमें ये बताता है कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कोई अर्थमेटिकल प्रॉब्लम ना हो। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम मतलब जैसे डिजिट की प्रॉब्लम ना हो, ऐड की प्रॉब्लम ना हो, सबसेक्शन की प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो क्या है वो सही है। इट मींस ट्रायल बैलेंस में अगर कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है, पोस्टिंग की है, वो सब सही है। लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट भी नहीं डालते, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है the tally, it means the agreement is not an absolute proof of accuracy of accounting records. It not only to proves to a certain extent that the position of the ledger is arithmetically correct. However, it does not guarantee that the entry in itself is correct. There can be a error which affect and which do not affect the equality of debit and credit. ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर आ भी जाता है तो आप अपने मन में ये नहीं रखेंगे कि यस सर मेरा क्वेश्चन सही है। हो सकता है कि उसमें कुछ एरर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स हो रही होंगी। Now let's we take the some error. Just you can see that कि जैसा मैं आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो तो आपका बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस सही है। ट्रायल बैलेंस तो सही है क्योंकि डेबिट और इक्वल क्रेडिट बराबर आ गया, लेकिन उसमें ऐसा आप नहीं कह सकते कि योर ट्रायल बैलेंस इज फ्री फ्रॉम एरर।
आपके ट्रायल बैलेंस में कोई एरर नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ओके, सो सम कॉमन एरर इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे आपने देखा होगा नेक्स्ट पैराग्राफ, द सम कॉमन एरर इंक्लूड द फॉलोइंग। द नंबर 1, एरर इन टोटलिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। कभी कभी हमारी एरर हो जाता है कि हम अपने ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट है और क्रेडिट है दोनों को बैलेंस करने में गलती हो गई हो, टोटल करने में गलती हो गई हो। दूसरी एरर क्या हो सकती है, एरर इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक। आपने जो सब्सिडी बुक बनाई है लाइक अ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर, कैश बुक, 1 कॉलम 2 कॉलम, जो कुछ भी बनाया है आपने उसको बनाया, उसकी टोटलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई। एरर इन पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ सब्सिडी बुक। समटाइम्स ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि कैश बुक का जो बैलेंस आया 10,000, पर जब आपने उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया तो 10,000 की जगह लिख दिया 11,000 बाई मिस्टेक। तो ह्यूमन एरर होते हैं, तो अगर आपसे ये गलती हो गई है तो उस एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। एरर इन शोइंग अकाउंट बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड और विद द रॉन्ग अमाउंट। देखिए ये भी प्रॉब्लम एक देखने को मिलती है कि दीज आर द सम काइंड ऑफ द एरर, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो आप इसमें देख भी रहे हो। सो द नेक्स्ट एरर क्या होता है कि जब आप अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट में जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को आप या तो गलत बैलेंस कर लो या फिर आप उसको रॉन्गली पोस्टेड कर दो, रॉन्ग अमाउंट से रॉन्ग साइड से। जैसे डेबिट बैलेंस आया, आपने क्रेडिट बैलेंस सोच के उसको पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज ओमिशन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। ये भी एक गलती है, ओमिशन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो कुछ एरर का कुछ अकाउंट का बैलेंस लिखना ही आप भूल गए, सो इट इज आल्सो अ टाइप्स ऑफ द एरर। सो यू कैन सी दैट 5 एरर आपने देखे, उसमें देखो सारे के सारे एरर्स जस्ट लाइक अ कॉमन एरर, इट इज अ ह्यूमन एरर, ये गलतियां हो भी सकती हैं। नंबर 6, एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ अ लेजर अकाउंट बैलेंस। ये भी एक प्रॉब्लम है। जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, जैसे एक जर्नल में कई लेजर बनते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो इतने सारे एरर अगर आपने बनाए, सॉरी इतने सारे अकाउंट बनाए और इन अकाउंट को जब बैलेंस करना आया तो आपने गलत बैलेंस कर दिया, तो ये भी एक एरर हो गया। तो ये देख लो कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अर्थमेटिकल एरर डन बाय द अकाउंटेंट। द नेक्स्ट वन इज अ नंबर 7, error while posting a journal entry. A journal entry may not have been posted properly to the ledger. आपने जब जर्नल से जब लेजर में पोस्ट करना था तो आपने गलती कर दी, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम के डेबिट में कैश के क्रेडिट में आपने पोस्ट कर दिया, गलत हो गया ना। कैश के डेबिट में पोस्ट करना चाहिए था, राम के क्रेडिट में पोस्ट करना चाहिए था। सो अगर आप इसको आराम से सोचेंगे तो यू कैन सी दैट कि सर छोटा सा एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है। So you can see that error while posting a journal entry may not have been posted properly to the ledger account. Posting made either with the wrong amount or on the wrong side of an account in the wrong account. राम के क्रेडिट में करना चाहिए था, राम के डेबिट में कर दिया, या राम के क्रेडिट में ही किया लेकिन अमाउंट गलत कर दिया। उसी तरह से कैश के डेबिट में करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम को, लेकिन आपने क्या कर दिया, कैश के क्रेडिट में कर दिया, या कैश के डेबिट में भी कर दिया लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया। So you can see that these are the normal entries, these are the normal common errors which are done by the accountant. Number 8 types of the error, you can see that error in recording a transaction in the journal by making a reverse entry, that is accounting to be debited is credited, amount to be credited is debited on an account entry with the wrong amount. So जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे आपने एंट्री पास की राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। सो राम के डेबिट में पोस्ट करना चाहिए था और श्याम कैश के क्रेडिट में, बट आपने किया क्या, इसमें रिवर्स पोस्ट कर दिया, यानी राम की किस साइड कर दिया आपने, राम की क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया और कैश के डेबिट साइड पोस्ट कर दिया। सो दीज एरर विल बी कैटेगराइज्ड इनटू द 7 टाइप्स ऑफ द एरर, दैट इज एरर इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बाय मेकिंग अ रिवर्स एंट्री। करना चाहिए था राम के क्रेडिट, राम करना क्या, ये गलत है ना, सही क्या है, राम के डेबिट में पोस्ट करना चाहिए था और कैश के क्रेडिट में पोस्ट करना चाहिए, दीज आर द करेक्ट। गलती क्या हुई, ये हो गई। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द rectification of error. So number 9 types of the error is error in recording a transaction in subsidiary with a wrong name or a wrong amount.
ये तो बहुत ही स्टूपिड टाइप ऑफ गलतियां हो जाती हैं कभी कभी अकाउंटेंट से या स्टूडेंट से, कि हम कभी कभी क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो या वो किसी रॉन्ग नेम से हो जाती है या किसी रॉन्ग अमाउंट से हो जाती है। जैसे अगर हमने स्टेशनरी पे किया, स्टेशनरी पे किया कितना, स्टेशनरी पे किया, पेड किया कितने रुपीस का, 1000 रुपीज का। तो जब हमने स्टेशनरी पे किया 1000 अकाउंट से, तो नाम क्या होना चाहिए था, ऑफिस एक्सपेंस नाम होना चाहिए था या स्टेशनरी नाम होना चाहिए था। समटाइम्स अकाउंटेंट करते क्या है ना, स्टेशनरी को लिख देते हैं रेंट अकाउंट में, या उसको ले जाते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में। तो स्टेशनरी पेड अगर आपने किया, तो अगर आपने उसको सही अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, सही नेम से उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो सच काइंड ऑफ द एरर will be faced by the company, will be faced by the accountant. So you can see that a lots of error faced by the accountant. कुछ एरर ऐसी होती हैं जो कि जानबूझ के हो जाती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं अनजाने। मोस्ट ऑफ द एरर विल बी नोन एज द, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं ड्यू टू द कह सकते हो, ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रेजेंस सेंस ऑफ माइंड। सो बेसिकली हमें इसको लेकर बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है, क्योंकि अकाउंट हम करते हैं तो अकाउंट को करते वक्त हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द एरर। अभी हमने एरर के बैकग्राउंड को समझा है, इस चैप्टर के बैकग्राउंड को समझा है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अभी हमें इस चैप्टर के। सो इन दिस फर्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो का जो फर्स्ट सेशन है उसमें अभी हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है एरर क्या है, एरर को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, या एरर की कैसे हम लोग। सो इस चैप्टर में अभी हम लोगों ने बस छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एरर रिगार्डिंग दिस चैप्टर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में एरर का क्या भूमिका है, क्या रोल है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एरर, व्हाट आर द नेचर ऑफ द एरर, कौन से एरर इफेक्टिव होते हैं, कौन से एरर इनइफेक्टिव होते हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। सो आज इस वीडियो के फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द न्यू चैप्टर, द चैप्टर नंबर 10, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नाउ वी विल मूव टू द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट doubt question from your side, and these are the doubt question are very important for us. So let's we move to the today's doubt question. Okay, so first of all, good morning to all of you, and as you can see that today we are discussing the some of the important doubts related to the class 11th accountancy. As you can see that on your screen that there are basically 4 doubts, and these are the very important doubts from the student point of view. So the first doubt is objectivity concept. You can see that there are basically few doubts, there are basically few concepts are there which are also involved in the accounting principle. हम अगर अपने पूरे अकाउंटिंग को देखें तो अकाउंटिंग में कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई तरह के कन्वेंशंस हैं जो हमें ये हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से अकाउंटिंग डाटा को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें, और ये हमें गाइड करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, या कह सकते हैं एक वे प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली किसी भी न्यू सब्जेक्ट या किसी भी न्यू डिसिप्लिन को समझने से पहले उसके कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें किस तरफ जाना है, या कोई काम करने से पहले हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी किसी भी न्यू सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं हम उस काम को करने में सक्सेस नहीं पाएंगे। तो दैट्स वाई अकाउंटेंसी में कुछ इफेक्ट्स बनाए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द मैचिंग प्रिंसिपल। ये सारे कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन हमें ये गाइड करते हैं कि हम किस तरह से डाटा को, किस तरह से ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। सो द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक देयर एविडेंस। इट मीन्स कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई गुड्स परचेस किया, कोई रेंट पे किया, कोई गुड्स सेल किया, या कुछ भी किया विच आर मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स,
So these transaction must be have a proper evidence. Without evidence we cannot record any transaction in our books of account, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिविटी प्रूफ नहीं हो पाएगी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स हमारे बिजनेस में होता है तो उसका एक प्रॉपर एविडेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट एविडेंस हम उसकी रिलायबिलिटी, उसकी रिलेवेंसी चेक नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई द फर्स्ट concept is objectivity concept. According to this concept, every transaction which are recorded in our books of account must be verifiable by the certain documents like a cash memo, like an invoice, like a debit note, like a credit note. You can see that हमारे बिजनेस में भी कई तरह के पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैश पेमेंट, बैंक के थ्रू पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट। सो यू कैन सी दैट आजकल हम लोग बैंक पेमेंट्स पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन पेमेंट्स के प्रॉपर हमारे पास एविडेंस होते हैं। सो यू कैन सी दैट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट सेज दैट कि हमें उसी ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए जिनका हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, जिनका हमारे पास प्रॉपर एविडेंस रहता है। द नंबर सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के इफेक्ट को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सेज दैट इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। पहले तो ये जान लीजिए कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का जो थीम होता है दैट इज अ प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ खेलना है। फ्यूचर में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम को पहले से डायग्नोसिस कर कर उसके लिए पहले से हमें प्रिपेयर रहना है। जैसे यू नो वेरी वेल, क्रिकेट मैच हो चाहे कोई भी मैच हो, हम लोग उसमें दो तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, या तो अटैकिंग या तो डिफेंसिव। सो बिजनेस को जब भी हम लोग के लेके चलते हैं तो हम लोग अटैकिंग भी रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सेफ लेके चलते हैं। सेफ करने का मतलब है कम से कम, जैसे इस समय रिसेशन चल रहा है तो हमारे बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ये बस ये चाहेंगे कि हम किस तरह से बिजनेस में सरवाइव कर लें। सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो यही है, सरवाइव, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहले हम लोग सर्वाइवल की बात करते हैं, फिर ग्रोथ की बात करते हैं, सॉरी फिर प्रॉफिट की बात करते हैं, फिर ग्रोथ की बात करते हैं। यानी ग्रोथ हमारे बाद में होगा, जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तब ग्रोथ कर पाएंगे। सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जो भी लॉस होने वाला है, फ्यूचर लॉस, अभी नहीं लॉस, फ्यूचर लॉस, उस लॉस के लिए अभी से हमें क्या कर लेना चाहिए? प्रोविजन बना के चलना चाहिए, अभी से हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो if we are talking about the conservatism concept, so conservatism concept says that we are preparing for the future losses, we are preparing for the future expenses. But when we are talking about the anticipated profit, so it will not be recorded in our books of account, whether there will be a recovered। इसको ट्रांसलेट करते हैं कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को हमें प्रॉपरली पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे फ्यूचर में हमें कोई मशीनरी खरीदनी है, फ्यूचर में हमें कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस पे करना है, तो उसके लिए अभी से हमें क्या रहना चाहिए? प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को तब तक प्रॉफिट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जब तक वो हमारे पॉकेट में ना आ जाए। लॉस दिख रहा है तो लॉस मान लो, क्लियर, बट प्रॉफिट को तब तक मत मानो जब तक कि आपके जेब में ना आ जाए। अब उसका इफेक्ट क्या होगा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का? तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का इफेक्ट जो है वो ये बताता है कि हमें अपने लॉसेस को, प्रोविजंस को क्रिएट करते रहना चाहिए और प्रॉफिट्स को तब तक बुक नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें प्रॉफिट प्रॉपरली रिकवर्ड ना हो जाए। नंबर थर्ड इज कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें ये गाइड करता है कि जब भी हम किसी एसेट्स को या किसी भी मशीनरी को परचेस कर रहे हो तो उसको परचेस करते समय जो भी कॉस्ट आई हो उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता, जैसे ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा था कि हमें उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसका एक प्रॉपरली एविडेंस हो। ये बताता है कि हमें किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो ट्रांजेक्शन अगर वो फ्यूचर लॉस को इंडिकेट कर रहा है या फ्यूचर में होने वाले कोई भी चीजें हैं जिससे हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए अभी से हमें प्रोविजन बना के चलना चाहिए, अभी से रिजर्व बनाए रखना चाहिए। उसी तरह से कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वी शुड रिकॉर्ड ऑल दीज एसेट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस। यानी जब भी हम कोई एसेट्स परचेस करें
तो उस एसेट्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए। अब ये कॉस्ट का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट सेज दैट व्हेन एनी बिजनेसमैन परचेज द एसेट्स, यानी अगर वो कोई एसेट्स परचेस करे तो when we they purchase the any assets, it recost three important cost, यानी किसी भी एसेट्स को रिकॉर्ड करते वक्त तीन तरह के कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज परचेस कॉस्ट, नंबर सेकेंड इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एंड नंबर थर्ड इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कितने तरह की कॉस्ट हो गई? तीन। अब ये परचेस कॉस्ट को क्या होती है? जिस वैल्यू पे हम उस सामान को खरीदे, दैट इज अ परचेस कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होती है? जिस वैल्यू पे उस प्रोडक्ट को हम इंस्टॉल करा पाए उस एसेट्स को। और नंबर थ्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दुकान से घर तक या वर्क प्लेस पे लाने पे उस मशीन पे जो भी खर्चा हुआ, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक बहुत ही छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो खरीदने का कुछ पैसा लगेगा, उस प्लांट एंड मशीनरी को वर्क प्लेस पे इंस्टॉल करने का खर्चा लगेगा, उस प्लांट एंड मशीनरी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने पे भी खर्चा लगेगा, क्योंकि जहां आपने जिस जगह से प्लांट खरीदा उस जगह से लेकर किस जगह तक, जिस जगह पे आपको उस प्लांट को यूज करना है, उस बीच में जो भी आप खर्चा बियर कर रहे हो, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। So cost or historical concept says that if we purchase any assets, it will be recorded at their cost price. Cost price include the purchase cost, installation cost, and transportation cost. Now, the fourth question is matching principle. What is matching principle? So matching principle are those principles which are रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट। जनरली मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। लाइक अ मैचिंग ज्वेलरीज, अगर आप कपड़े पहनते हो, अगर आप कोई ऑर्नामेंट्स पहनते हो तो उसमें एक मैचिंग रखते हैं। उसी तरह से जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक तराजू होता है, तराजू के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। वैसे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आप दो कंपोनेंट लेके चलते हो, दैट इज इनकम या फिर कह सकते हो रेवेन्यू, और दूसरा कॉस्ट या फिर एक्सपेंस। सो जब भी आप किसी भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो, अगर वो प्रॉफिट आप 2020 की कैलकुलेट कर रहे हो, तो इनकम भी किस ईयर का होना चाहिए? 2020 का। और एक्सपेंस भी किस ईयर का होना चाहिए? 2020 का। सो दिस विल बी शोज द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन वी कैलकुलेटेड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जब हम किसी अपने बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त इनकम उसी पीरियड का होना चाहिए जिस पीरियड का एक्सपेंस है, या एक्सपेंस उसी पीरियड का होना चाहिए जिस पीरियड का इनकम। पीरियड इन सेंस जिस ईयर की हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर का इनकम होना चाहिए, उसी ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2020 की प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो 2021 की इनकम हो और 2019 का एक्सपेंस। सर ये गलत प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये प्रॉफिट इस साल का नहीं होगा। यहाँ इनकम किसी ईयर का है, एक्सपेंस किसी ईयर का है, और प्रॉफिट हम किसी ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। So this is a basic example of the matching principle. So one more important concept is full disclosure concept. Full disclosure concept. What is full disclosure concept? Full disclosure concept is a concept which says that if we are talking about the business sorry, techniques, methods or principle, so we should have a proper disclosure regarding this policy. You know very well, जब भी कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है या कुछ भी अपना अकाउंट प्रिपेयर करती है, जनरल बनाती है, लेजर बनाती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त ये होती है कि वो जो कुछ भी प्रिपेयर करिए, जो भी वो मेथड, जो कोई भी वो मेथड, जो कोई भी वो टेक्निक्स, जो कोई भी वे, प्रिंसिपल, जो कुछ भी वो फॉलो कर रही है, उसे उसे प्रॉपरली क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए।
So according to the full disclosure concept, every organization must disclose their rules, techniques, concepts, method with their financial statement. यानी जब भी वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टीज को कम्युनिकेट करे तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त उसने जो भी मेथड, जो भी प्रोसीजर, जो भी टेक्निक्स, जो भी रूल्स एडॉप्ट किया है वो सब डिस्क्लोज करे, ताकि रिलेटेड पार्टीज को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसको ये पता हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस रूल, किस मेथड, किस टेक्निक को फॉलो करके बनाया गया है. So this is a basic theme of full disclosure concept.